नमस्ते। आज मेरे साथ डॉक्टर पुनियानी। डॉक्टर साहब नमस्कार। और अ, आपसे जब हम लोग कुछ कुछ ऐसे विषय होते हैं जो विशेष होते हैं, उसमें कुछ विशेष जानकारी। हाल के दिनों में दो तीन चीजें हुई। एक चीज, ये जो मालेगांव ब्लास्ट हुआ था, उसको लेके सारे आरोपियों को, मतलब ये तो पहली बार देखा कि सारे आरोपियों को अ, मतलब जो स्पेशल कोर्ट था उसने सबको राहत दे दी। मतलब किसी को उन्होंने ये माना ही नहीं कि किसी ने भी कोई इस तरह का कृत्य किया था। कहा है कि ये हुआ है, लेकिन जो प्रोसिक्यूशन है वो फेल टू मतलब परस्यू द केस। अजीब सा वो है, लोग मरे। और इससे रिलेटेड एक बात है, वो मैं बाद में पूछूंगा, क्योंकि जब भी मालेगांव केस की बात आएगी तब तक हेमंत करकरे का नाम आएगा ही आएगा। और हम लोगों ने अपने अपनी सुरक्षा के लिए, अपने उसके लिए एक ऐसे शहीद को भुला दिया है, और उसको उसको जितना डिमीन किया है उस पर बात बाद में करेंगे। पहले मालेगांव की बात कर लेते हैं। ये सारा जो केस हुआ, क्योंकि इसमें असीमित इस समय एनआईए के पास शक्ति है, और एक एनआईए जो पहले कहती है कि ऐसे ऐसे हुआ और फिर वो अपने बात से फिर पलट जाती है 2014 के बाद। पूरा वृत्तांत को जरा एक बार सिलसिलेवार डॉक्टर साहब आप समझा दीजिए, तो मेरे एक दो फिर उसके बाद प्रश्न। आनंद जी, मैं थोड़ा सा 2006 और 2008 के बीच में जो घटनाएं हुई हैं, थोड़ा उनको लेके चलना चाहूँगा। अब उनका संबंध है एक दूसरे से, अगर हम सही तरीके से देखें तो। देखिए, 2006 में नांदेड़ में, महाराष्ट्र में ही है वो, नांदेड़ में एक राजकोडावार थे जो शायद आरएसएस के समर्थक थे। उनके घर पे बजरंग दल का झंडा लगा हुआ था और वहाँ एक बड़ा ब्लास्ट हुआ। तो इंक्वायरी में क्या निकला कि दो लड़के वहाँ बॉम्ब बनाने का काम कर रहे थे और वो बॉम्ब में कुछ मिस फायर हुआ तो वो ब्लास्ट हो गया, उसमें दो लड़के मारे गए। और वहाँ कुछ नकली दाढ़ी मूछ, पायजामा कुर्ता ये था। तो निष्कर्ष ये था कि, और उसी समय परभणी, पनवेल, ऐसे 3-4 जगहों पे भी ब्लास्ट हुए थे। तो ऐसा लगता है कि ये लोग ब्लास्ट करते थे और उसकी जिम्मेदारी मुसलमान नौजुवकों पर डाल देते थे, क्योंकि वो कपड़े वैसे पहनते थे, दाढ़ी दाढ़ी मूछ उस प्रकार से रखते थे। ये एक घटना हो गई। तो ये घटना नांदेड़ की, इसके बारे में डॉक्टर सुरेश खैरनार जो आपके चैनल पे आते हैं, उनकी समिति ने जांच भी की थी और इस निष्कर्ष पर आई थी। अब ये देखिए, जहाँ तक मालेगांव का सवाल है, मालेगांव में 2006 में भी ब्लास्ट हुआ था और 2006 में ब्लास्ट में कई मुसलमानों को आरोपी करके उन्होंने अंदर किया था। अब 2000 वो भी सब छूट गए और 2008 में थोड़ी लंबी कहानी है। लंबी कहानी ऐसी है कि जब ये एक मुस्लिम त्योहार था, तब मुस्लिम जब ज्यादा भीड़ में थे, उस समय ये ब्लास्ट हुआ और उसमें करीब 6 लोग मारे गए, 100 लोग घायल हुए। अब हेमंत करकरे उस समय महाराष्ट्र के एंटी टेररिज्म स्क्वाड के मुखिया थे और उन्होंने फिर इसकी जांच पड़ताल चालू की। अब मजे की बात देखिए कि सबसे पहले उनके हाथ में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की मोटरसाइकिल आई। उस समय उसमें चेसिस भी थी और पूरी इसकी इंक्वायरी, रजिस्ट्रेशन वगैरह सब ये प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम पे था। तो करकरे ने आगे जांच चलाई। तो कर्नल पुरोहित, मेजर उपाध्याय, दयानंद पांडे और ऐसे 7 लोग और पकड़ में आए। तो इन्होंने, जो करकरे साहब हैं, इन्होंने पूरा एक केस सिस्टमेटिकली धीरे धीरे बनाया, जिसमें दयानंद पांडे का जो लैपटॉप था, उस लैपटॉप पे वो मीटिंग्स का हवाला था कि हमको इस प्रकार की गतिविधि करना है और उसके लिए क्या क्या तैयारियां होना है। लगे हाथ बता दूं कि इसमें इन्हीं से संबंधित एक ब्लास्ट में एक स्वामी असीमानंद जी भी पकड़े गए थे। स्वामी असीमानंद जी, आपको बता दूं, ये आरएसएस के कार्यकर्ता थे। ये गुजरात के डांग जिले में काम करते थे, वीएचपी का आश्रम चलाते थे, शबरी मेला लगाते थे, शबरी का मंदिर बनाया था। वहां भी हम लोग गए थे, हम पर हमारी मुलाकात उनसे नहीं हो सकी, यानी उन्होंने हमसे मिलने से एक प्रकार से इनकार कर दिया। अब जब स्वामी असीमानंद पकड़े गए, तो उसमें एक बड़ी बात क्या हुई
कि उन्होंने जब जेल में थे तो जेल में कुछ उनको अनुभव हुआ और उन्होंने मजिस्ट्रेट को बुलवाया और अपना बयान दिया। बयान क्या दिया कि संकट मोचन मंदिर जो वाराणसी का है वहाँ ब्लास्ट हुआ था 2002 में। उसके बाद हमने भी डिसाइड किया कि बॉम्ब का जवाब हम बॉम्ब से देंगे और हमने इसकी तैयारी के लिए कुछ सेंटर चुने, कौन कौन काम करेगा। और इसमें भोसला मिलिट्री स्कूल, ये जो नासिक में है, जो आरएसएस के तत्वाधान में चलता है, इसकी स्थापना डॉक्टर मुंजे ने की थी, जो आरएसएस के भी संस्थापकों में से एक थे। तो वहाँ की उनकी मदद से लेके इन्होंने ट्रेनिंग कैंप खोले और ट्रेनिंग कैंप में ऐसे भी लेटर मिले हैं जिन्होंने आर्मी ने और पुलिस ने इनकी ट्रेनिंग में मदद की। ये एक बैकग्राउंड है। तो स्वामी असीमानंद ने ये जो बयान दिया जज साहब के सामने, लंबा बयान था, बाद में उससे मुकर गए। और तो और आपको बताओ जरूर, कैरेवान पत्रिका में, ये मैंने अपने लेख में उसका हवाला दिया है, कैरेवान पत्रिका में एक लंबी स्टोरी आई थी। उसका वो शीर्षक कवर पे था, स्वामी जी को बुलाओ, और अंदर स्वामी असीमानंद ने किस प्रकार से आरएसएस की सेवा की, हिंदू राष्ट्र की सेवा की। उसपे मेरे ख्याल से पत्रकार का नाम लीना रघुनाथ था। उनका एक लंबा 4 उन्होंने इंटरव्यू लिए थे और वो उसमें स्वामी जी ने बिल्कुल क्लियर कट तरीके से बताया कि कैसी योजना थी, कैसी नहीं थी। तो अब ये सब चीजें जब हेमंत करकरे के हाथ में आई तो पहली बात देखिए, उस समय शिवसेना अविभाजित थी, बाल ठाकरे नेता थे, उसमें स्प्लिट वगैरह नहीं हुआ था, और ये शिवसेना बीजेपी की अलाय थी। तो जब हेमंत करकरे ने ये इन्वेस्टिगेशन चालू किया तो उन्होंने अपने मुखपत्र सामना में लिखा कि हेमंत करकरे एंटी नेशनल है, हम इनके मुंह पे थूकते हैं। और इसी प्रकार का बयान नरेंद्र मोदी ने भी दिया कि हेमंत करकरे जो काम कर रहे हैं वो राष्ट्र विरोधी है। अब राष्ट्र की क्या मतलब है, ये इनके राष्ट्र की मतलब तो कुछ अलग ही है। तो खैर, अब दुर्भाग्यवश क्या हुआ कि 26/11 को जब बम्बई में विस्फोट हुए, वो पाकिस्तान से आतंकवादी आए थे 10, और उसी के साथ हेमंत करकरे की मृत्यु हो गई, उनको भी मारा गया। अब वो उस पर डिटेल इन्वेस्टिगेशन नहीं आया कि उनकी जो गोली लगी वो आतंकवादियों की थी या दूसरी किसी की थी, इसकी रिपोर्ट बाहर अभी तक नहीं आई है। तो खैर, इसके बाद मोहम्मद अदीब साहब, ये जो पहले राज्यसभा के सदस्य थे, उन्होंने एक इंटरव्यू में बयान दिया कि रात को 12 बजे करकरे जी की मृत्यु हुई और 12 से 3 बजे तक उत्सव मनाने के कुछ वीडियो ये सर्कुलेट हुए सेलिब्रेटिंग, और 3 बजे के बाद वो वीडियो पूरे निकाल दिए गए। खैर, ये एक बात हो गई। और इसके बाद जब करकरे की मृत्यु हुई तो आप डिस्क्रिपेंसी देखिए कि जो नरेंद्र मोदी इनको एंटी नेशनल कह रहे थे, वो 1 करोड़ का चेक लेकर आए कविता करकरे के पास, यानी हेमंत करकरे की विधवा। तो कविता ने ये लेने से इनकार कर दिया। बाद में जो भी जांच हुई वगैरह, पूरी जांच उसमें सामने आई नहीं कि करकरे की मृत्यु कैसे हुई। दूसरी महत्वपूर्ण बात देखिए, इसके बाद जब केस चलता रहता है बम्बई में, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर थी रोहिणी सालियन। रोहिणी सालियन को ऊपर से निर्देश आता है कि आप इन एक्यूज के लिए थोड़ी नरमाई बरतिए। रोहिणी सालियन ने कहा, मैं तो नहीं, ये उनका इंटरव्यू आया था, आज भी वो इस बात पे बयान पे टिकी हुई है कि मैं जिस प्रकार से मेरा प्रोफेशनल काम है मैं उसी प्रकार से करूंगी, ढिलाई बरतना या और ये करना, ये मेरे काम का नहीं है। तो उनको हटा दिया गया। बीच में एक और बात मैं जो बताना चाह रहा था वो ये था कि हेमंत करकरे जब काम कर रहे थे तो उनके ऊपर जिस प्रकार का दबाव आ रहा था, एक तरफ से बाल ठाकरे कुछ कह रहे थे, नरेंद्र मोदी कुछ कह रहे थे, ऊपर से लाल कृष्ण आडवाणी जो उस समय बीजेपी के विरोधी दल के नेता थे, उन्होंने कहा कि इन अभियुक्तों को, प्रज्ञा सिंह ठाकुर वगैरह वगैरह को टॉर्चर किया जा रहा है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो उस समय इसके इंचार्ज थे, उन्होंने अपने एक ऑफिसर को भेजा ये बताने के लिए
अडवाणी के पास इस प्रकार की कोई बात नहीं है और प्रोफेशनल काम चालू। इसी के साथ हेमंत करकरे पर दबाव है, उसको आप देखिए। हेमंत करकरे अपने सीनियर जूलियो रिबेरो को तो हम सब जानते हैं कि कैसे एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर थे, बाद में उनको एम्बेसडर भी बनाया गया। तो ये उनके पास गए, रिबेरो के पास गए हेमंत करकरे, और उन्होंने रिबेरो को कहा कि सर आप बताइए, उनके प्रोफेशनल सीनियर है, आईपीएस से दोनों। बोले देखिए इस प्रकार के लोग मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, मैं क्या करूं। तो रिबेरो ने उनको सराहा कि आप जो काम कर रहे हो केवल प्रोफेशनल तरीके से कीजिए, इसमें एक नेता क्या कह रहा है, दूसरा नेता क्या कह रहा है, इसके आधार पे आप मत जाइए। इससे हम समझ सकते हैं कि उस समय हेमंत करकरे का क्या हाल होगा। खैर 26/11 के बाद इसने पूरा टर्निंग ले लिया, सिर्फ टर्निंग लेते गए। 2011 में टर्न हुआ और 2014 के बाद ये सब उल्टा केस कर दिया गया कि ये जो एटीएस थी हेमंत करकरे के अंडर में, उसी ने आरडीएक्स रखवाया था वगैरह वगैरह, जो भी एक ही सबूत को वो उल्टा करते गए और रोहिणी सालियन को पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में हटा दिया। और इसी बीच फिर प्रज्ञा सिंह ठाकुर को भोपाल से एमपी चुना गया। अब ये मालेगांव का ब्लास्ट अभी तो ऐसा है कि किसी ने नहीं किया, ऑटोमेटिक हो गया, ऐसे ही हो गया ना। कोई दोषी तो है नहीं, सिर्फ हम मरने वालों को जानते हैं, उनके परिवारों का दुख जानते हैं, पर ये ब्लास्ट किसी ने नहीं किया, ऐसा निष्कर्ष ये हमारी जो पूरी इन्वेस्टिगेशन और जजमेंट की यंत्रणा है उसने किया। कि अब इसमें मुख्य मुझे लगता है कि जो इन्वेस्टिगेशन वाली यंत्रणा थी उसने जो जिस प्रकार से आगे परस्यू किया, हेमंत करकरे की फाइंडिंग्स को पूरा उल्टा कर दिया गया। और अभी भी जज साहब ने ये नहीं कहा कि ये लोग निर्दोष हैं। आनंद जी कीजिए, जज साहब ने ये नहीं कहा कि ये जो अभियुक्त हैं ये निर्दोष हैं, पर केवल शक की बिना पर मैं इनको पनिशमेंट नहीं दे सकता। शक बहुत गहरा है, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग सस्पिशन, पर इसका जो एविडेंस जिस प्रकार से होना चाहिए था वो नहीं है, इसीलिए हम इनको छोड़ रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, मैं एक दो चीजें इसलिए कि जैसे आपने बताया ना कि नो वन, मतलब ये हुआ ही नहीं मालेगांव ब्लास्ट, उसी तरह का एक और है। एक 30 साल केस चलता है और फिर पता लगता है कि बाबरी मस्जिद तो गिराया ही नहीं गई थी, वो कैसे अपने आप को हो गई। ये नहीं, दिस आल्सो इज अ केस इन एग्जांपल कि 30 35 साल केस चलने के बाद पता चलता है कि नहीं, बाबरी मस्जिद तो गिरी ही नहीं थी। मैं एक छोटी सी चीज डॉक्टर साहब को करके खत्म करूंगा। जैसे हेमंत करकरे पे मैं इसलिए अटका हुआ हूं कि इस तरह के जो देशभक्त हैं जो अपनी शहादत देते हैं इस देश के लिए, उनकी पत्नी थी तो उसको ठीक से परस्यू कर रही थी, उस जांच को चाहती थी, उनकी डेथ हो गई। और उसके बाद जो उनके घर के उनमें बेटी या जो भी है, इतना डरा दिया जाता है। एक केस एग्जाम्पल जस्टिस लोया वाला है। जस्टिस लोया का, अगर आप जो भी लोग मेरे दर्शक हैं टाकले जी की किताब पढ़े हैं, सारे एविडेंसेस थे, पिता उसके अगेंस्ट थे, पिता बोल रहे थे, बेटा, लेकिन अब आज की तारीख में उनके घर वाले बिल्कुल उस पर कुछ बोलने को नहीं तैयार हैं। दे हैव सेड कि नहीं, उन्होंने अपना मुंह से लिया है और कोई भी एविडेंस देने। तो ये इस तरह के केसेस में अगर लंबा होता है तो ये मैं इसलिए इसको पूछ रहा हूँ, वी विल नॉट बी एबल टू प्रूव इट, पर अंत में सफर तो राष्ट्र करता है ना, देश करता है, और वो पुलिस वाले करते हैं जो ईमानदारी से काम अपना करना चाहते हैं। मैं इस पे एक छोटी टिप्पणी। जी देखिए, ये हमारी जो इन्वेस्टिगेशन की यंत्रणा है और उसमें काफी बायस आ गया है। बायस ऐसा है कि मैं बीच में एक ट्राइब्यूनल का भाग था, हमने हैदराबाद में ट्राइब्यूनल किया था, अगर आपको याद होगा, मक्का मस्जिद, मालेगांव, अजमेर, समझौता एक्सप्रेस, ये 4 बड़े ब्लास्ट हुए थे। तो उसमें ज्यादातर ब्लास्ट में मुसलमान मारे गए और मुसलमानों को ही आरोपी तय किया गया। तो जब उस समय एक बड़े ये जो थे हमारे मानवाधिकार कार्यकर्ता कन्नन, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, तो उनके नेतृत्व में एक ट्राइब्यूनल हैदराबाद में हुआ था और हमारा निष्कर्ष ये आया कि आज के दिन जो मुसलमान है वो बलि का बकरा है और हिंदू अपराधी
ये पवित्र गाय है, होली काउ एंड द स्केपगोट्स, ये उसका टाइटल था। और उस ट्राइब्यूनल में मैं भी बैठा था। कितनी बार आंखों से आंसू आए कि बेगुनाह मुसलमान को जो ग्रेजुएशन कर रहा है उसको पकड़ा गया मक्का मस्जिद ब्लास्ट के लिए, ऐसे दूसरे ब्लास्ट के लिए भी ज्यादातर वही पकड़े गए। और राजस्थान एटीएस ने भी इसमें अच्छा काम किया था, कई लोगों को अरेस्ट भी किया था, पर बाद में खैर उनको छोड़ना पड़ा। और ये वास्तविक जो प्रोफेशनल्स हैं हेमंत करकरे, वो सबसे पहले तो प्रोफेशनल इंटीग्रिटी उनकी स्ट्रांग है, यानी ये ऊपर के दबाव के कारण काम नहीं करते। जैसे उनको जूलियो रिबेरो के पास एक मानसिक सहारे के लिए जाना पड़ा, ये प्रोफेशनल है। तो यही वास्तव में भारतीय राष्ट्रवादी हैं। दूसरा, अपने आप को जो राष्ट्रवादी कहते हैं अभी छूट कर आए और बहुत गर्व मना रहे कि हमने अपने राष्ट्र के लिए किया, बलिदान किया, हमारी पीठ में खंजर घुसा वगैरह, ये जो आरोपी बोल रहे हैं, ये अब ये बने बने बयान है खुद को बचाने के लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं है उसमें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब इस पे बातचीत करने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को शायद इसको इसलिए परसू करना जरूरी है कि आज की तारीख में, मैं एक आपसे, आप चाहिएगा तो कमेंट कर दीजिएगा, अजीब सी जुडिशरी हो गई है। भाजपा के प्रवक्ता हाई कोर्ट के जज बन रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब, अभी तक बीजेपी सर्टिफिकेट बांटती थी कि कौन राष्ट्रद्रोही, कौन देशद्रोही, कौन क्या, अब सुप्रीम कोर्ट के जज साहब अपने सुप्रीम कोर्ट के कुर्सी पे बैठ के वो सर्टिफिकेट बांटने लगे हैं कि क्या राष्ट्रद्रोही है और कौन क्या है। तो अब क्या बोलेंगे, इस देश का सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज होती हुई आ रही हैं। उम्मीद है कि शायद एक बार फिर जो आम जन है वो इसको ठीक करने में सफल रहेगा। इसी आशा के साथ थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर टॉकिंग।